नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था संघ एवं इसका क्षेत्र, उसके पार्ट 2 को आज हम पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तथा आज पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनका जो उद्भव है वह किस प्रकार से हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 है हमारा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा लेक्चर जो है संघ एवं इसका क्षेत्र का पार्ट 2 है। तो चलिए पार्ट 2 को पूरे डिटेल में आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का जो उद्गम है वह किस प्रकार से, यानी कि राज्यों का जो उद्भव है वह किस प्रकार से हुआ। यहाँ पे उद्भव होगा तो राज्यों का जो उद्भव है वह किस प्रकार से हुआ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि देशी रियासतें जो हमारे देश में थी उनका जो एकीकरण है किस प्रकार से हुआ। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो आज़ादी के समय जब हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त सन 1947 को, आप याद देखिएगा 15 अगस्त सन 1947 को जब हमको आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी के समय भारत में जो है राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। आप याद देखिएगा जब हमको आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के समय जो है भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। पहली तो हो गई ब्रिटिश प्रांत और दूसरी हो गई देशी रियासतें। तो इसे आप याद रखिएगा, आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। पहली थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देशी रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था उसके अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को जो है 3 विकल्प दिए गए कि वे या भारत में शामिल हो जाएं, या वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र हैं। जब जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 देशों का निर्माण किया गया, मतलब 2 देशों का जो 2 देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। तो जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों के पास 3 विकल्प दिए गए कि जो हैं वे या तो भारत में सम्मिलित हो जाएं, या वे पाकिस्तान में चली जाएं, या वे स्वतंत्र रहें। तो ये 3 विकल्प रखे गए थे देशी रियासतों के पास। उस समय जो है कुल टोटल हमारे भौगोलिक सीमा में 552 देशी रियासतें थी। इसे आप याद रखिएगा, जो है उस समय जो है 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, आप याद रखिएगा उस समय जो है भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो है टोटल 552 देशी रियासतें थी। 549 भारत में तो सम्मिलित हो गए। यहाँ पे देखिएगा इन 552 में से जो है 549 जो देशी रियासतें थी वे भारत में सम्मिलित हो गई, परंतु 3 जो देशी रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। आप देखिएगा 549 भारत मतलब जो देशी रियासतें थी वे भारत में सम्मिलित हो गई, परंतु 3 जो देशी रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो थी, इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे क्या होता है, आगे चलकर ये जो देशी रियासतें थी ये भी भारत में सम्मिलित हो जाती हैं। जो हैदराबाद था उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है, और जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है, और कश्मीर को विलय पत्र के जरिए से भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो 3 रियासतें बची होती हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इनको भी भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से देशी रियासतों का एकीकरण जो होता है वह संपन्न हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे भारत में राज्यों के गठन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां बनाई गई थी उनको। यहाँ से 110% हर साल 1 या 2 प्रश्न सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये समितियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट समिति थी धर आयोग और जेवीपी समिति। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो धर आयोग और जेवीपी समिति थी यह किससे रिलेटेड थे, आपको याद रखना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आप याद देखिएगा, जो है जून 1948 में भारत सरकार ने जो है एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। अब इस भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करने की मतलब जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी अवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों से जो है विशेष रूप से दक्षिण भारत से उठने लगी कि राज्यों का जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। देखिएगा दक्षिण भारत से कुछ समय बाद जो है
मांग उठने लगी कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका जो गठन है वह भाषा के आधार पर किया जाए। तो इन्हीं मांगों की जांच करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जून 1948 में जो है एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो एस.के. धर मतलब धर आयोग था, इसने अपनी जो रिपोर्ट है दिसंबर 1948 में पेश की। आप याद रखिएगा, जो धर आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषाई कार्य की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाने की जो धर आयोग था इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको नकार दिया था। इससे आप याद रखिएगा, जो धर आयोग था उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी उसको नकार दिया था तथा इसने कहा था राज्यों का जो गठन हो वह भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। तो यह आपको याद रखना कि धर आयोग की रिकमेंडेशन क्या थी। इसके बाद हम देखेंगे JVP समिति। तो इसके बाद जब धर आयोग ने यह सिफारिश प्रस्तुत कर दी तो इसके बाद जो मांग थी वो रोकी नहीं, की मांग फिर से बढ़ने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो इसके बाद फिर तुरंत बाद जो है एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया। तो इस समिति का नाम था JVP समिति। इस समिति में कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। इनकी अध्यक्षता में जो है JVP समिति का गठन किया गया था। कब? दिसंबर 1948 में। तथा इस JVP समिति ने जो है अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसने भी कहा कि और जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए, बल्कि आप याद देखिएगा जो JVP समिति थी इसने भी नकार दिया, इसने भी अस्वीकार किया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है उसका आधार भाषा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो धर आयोग था और जो JVP आयोग था इन दोनों ने नकार दिया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर किया जाए, यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर नहीं किया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन दी गई थी इन दोनों आयोगों के द्वारा, धर आयोग और JVP आयोग के द्वारा। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अक्टूबर 1953 में भारत को जो है भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। आप याद देखिएगा, अक्टूबर 1953 को भारत को जो है भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। आप याद देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु। इनका जो है भूख हड़ताल के कारण निधन हो गया था। इसी कारण से जो है जो सरकार थी उसके द्वारा जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन करना पड़ा 1953 में, आंध्र प्रदेश का। तो इसे भी आप याद देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन करने के लिए भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा तथा एक मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके लिए जो है एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला था। एक नेता थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोट्टी श्रीरामुलु, ये कांग्रेस कार्यकर्ता थे। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल कर ली थी। आगे जाकर इनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से जो है सरकार को झुकना पड़ा और सरकार के द्वारा जो है मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया तथा यह जो आंध्र प्रदेश राज्य था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था 1953 में। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो आयोग था उसका नाम था फजल अली आयोग। यह भी आयोग इम्पोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जैसे ही 1953 में जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, तो उसके बाद जो यह मांग थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, यह मांग और बढ़ने लगी। अन्य राज्यों से भी यह मांग उठने लगी कि यहाँ से भी जो है भाषा के आधार पर हमारे भी राज्यों का गठन किया जाए। तो इसके बाद भारत सरकार के द्वारा इसके लिए जो है एक फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में। आप यहाँ देखिएगा, इसके कारण जो है भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करना पड़ा। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, KM पणिक्कर और HN कुंजूर। आप यहाँ देखिएगा, जो फजल अली आयोग था इसमें 3 सदस्य थे। इसमें से फजल अली जो थे अध्यक्ष थे इसके, उसके बाद KM पणिक्कर और HN कुंजूर ये 2 सदस्य थे। तथा फजल अली आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की। तो इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो है 1955 में और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन
में जो है भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, और लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो फजल अली आयोग था उसने इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में जो है भाषा को मुख्य आधार बनाना चाहिए, परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को फजल अली आयोग ने नकार दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद जो है 1 नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया भारत में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे 1 बाय 1 करके किस प्रकार से और कौन कौन से राज्य बने भारत में। तो राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, इसके द्वारा जो है कोच्चि राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल बनाया गया। आप याद देखिएगा। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा केरल राज्य मतलब कोचिन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। इसके बाद मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में और अजमेर को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस एक आप देख लीजिए कि क्या क्या कौन कौन से राज्य किस प्रकार से बने थे। यहाँ से बहुत कम प्रश्न नहीं बनते हैं, तो बस आप इसको देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। यहाँ से न के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी द्वीपों का सृजन जो है मद्रास राज्य से काट कर किया गया था। आप देखिएगा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी द्वीपों का जो सृजन है मद्रास राज्य से काट कर किया गया था। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1956 के बाद बनाए गए राज्यों में जो है महाराष्ट्र और गुजरात आप देख लीजिए। तो 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बनाए गए थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात जो थे 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को पृथक कर, मतलब बम्बई को 2 पृथक राज्य में विभक्त किया गया था। एक बना था महाराष्ट्र और एक बना था गुजरात। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए, तथा गुजरात जो था भारतीय राज्य का 15वां राज्य बना था। इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली जो था 1954 में, इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद गोवा, दमन और दीव को देख लेते हैं। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन एवं दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है पुडुचेरी कैसे बना। तो जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और एनएम के रूप में जाना जाता है। 1954 में भारत ने इसे फ्रांस जो था उसने भारत को सुपुर्द कर दिया, तथा इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। तथा 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जो पुडुचेरी था इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आप देखिएगा, जो पुडुचेरी है इसको 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद नागालैंड का गठन कैसे हुआ। तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसोंग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। आप देखिएगा, 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसोंग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य को 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। इससे भी आप याद देखिएगा, जो है नागालैंड को आप याद देखिएगा, जो नागालैंड है, नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व जो है 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। इसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे होता है। तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी।
यह मांग जो है अकाली दल का जो नेता था मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। आप देखिएगा, और शाह आयोग के रिकमेंडेशन पर जो है पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो इसे भी आप याद देखिएगा। और इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में रखा गया। इसके बाद 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया तथा यह भारत का 18वां राज्य बना। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय कैसे बनते हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। तो 1972 में पूर्वोत्तर राज्य के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेशों मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना था। आप याद देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को जो है नेफा के नाम यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता था। ये भी बाद में अस्तित्व में आए। इसके बाद भारतीय संघ के राज्यों की संख्या जो है 21 हो गई। जो मणिपुर था भारत का 19वां राज्य था, त्रिपुरा भारत का 20वां राज्य था और मेघालय भारत का 21वां राज्य था। इसे भी आप याद देखिएगा। इसके बाद 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा जो है मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया। इसके बाद सिक्किम राज्य का गठन कैसे होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। तो 1947, आप याद देखिएगा, 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहाँ चोग्याल का शासक था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत राज्य द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसे रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व, भारत राज्य ने जो है इसके सिक्किम राज्य के रक्षा, विदेश मामले और संचार का जो उत्तरदायित्व लिया। इसके बाद 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि वह भारत में सम्मिलित होना चाहता है पूर्ण रूप से। इसके बाद जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया तथा इसके द्वारा जो है सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसे भी आप याद देखिएगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को क्रमशः, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से पृथक कर जो है ये 3 राज्य बनाए गए थे तथा यह जो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो लास्ट राज्य बनाया गया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं तेलंगाना, जो है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। आप देखिएगा, तेलंगाना को जो है भारत आंध्र प्रदेश से अलग कर जो है 29वां राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। तो इसी में आप देखिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर बनाया गया था तथा यह भारत का 29वां राज्य था। जैसे भी आप याद देखिएगा। तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय बना तथा हैदराबाद उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय कहा जाने लगा। तो इसे भी आप याद देखिएगा। तथा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई अमरावती। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इस तरह वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण से जो हमारे राज्यों की संख्या है वो घटकर 28 हो गई और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं हमारे देश में। तो दोस्तों यह जो चैप्टर 5 था आज पूरा विस्तार में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का क्या नाम था, तो संघ एवं इसका क्षेत्र। कल से हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। कल से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कल से हम मौलिक अधिकार को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।